दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग काव्य शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग छंद शास्त्र पर बात करेंगे। आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा कि थंबनेल पे मैंने लिखा है छंद शास्त्र का निचोड़। जी हाँ, अगर आप मेरे इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि छंद को लेकर आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी। छंद को लेकर जो पर्टिकुलर छंद है जैसे दोहा, चौपाई, छप्पे, रोला, सोठा इनको लेकर ज़रूर देखने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन छंद की परिभाषा, छंद के तत्व जिसको हम लोग छंद के अंग भी बोल सकते हैं या फिर छंद के प्रकार को लेकर आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ही विस्तार से इस वीडियो में छंद की परिभाषा, छंद के अंग और छंद के प्रकार आपको बताने जा रहा हूँ। और इस तरह के प्रश्न को आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में होप कर सकते हैं। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएगा, आपको 15, 12 या फिर 18 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको ऐसा पूछा जाए कि छंद की परिभाषा देते हुए छंद के प्रकार की चर्चा कीजिए, या फिर छंद के अंग तथा छंद के प्रकारों पर सागरवृत्त चर्चा कीजिए। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर शॉर्ट में भी पूछेगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा। तो अगर आपसे शॉर्ट में पूछे तो आप उस पॉइंट को लिख कर आएंगे तो आपको संपूर्ण अंक जो है वो मिलेगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एचडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विषय को शुरू करने से पहले क्रिसमस और नव वर्ष का समय चल रहा है, तो आप सभी को हैप्पी क्रिसमस और नव वर्ष की मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो नया वर्ष है वो आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना लिखने से पहले समझिए कि ये छंद जो है वो क्या बला है। छंद की हम लोग बात करें तो छंद शब्द का सामान्य अर्थ होता है बंधन। ठीक है, बंधन को छंद कहा जाता है। अब ये जो छंद है, छंद में होता क्या है कि वर्णों को, अक्षरों को, शब्दों को हम लोग निश्चित नियमों में जब बांधते हैं, कोई भी जब हम लोग कविता की रचना करें, काव्य की रचना करें, पद्य की रचना करें, तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं, अक्षरों को एक निश्चित नियमों के तौर पर हम लोग बांधते हैं। ठीक है, कविता में आपने देखा होगा कि पंक्तियों को किस तरह से कवि जो है सजाते हैं। तो इसी तरह से निश्चित नियमों में शब्दों को, अक्षरों को, वर्णों को बांधना यही छंद है। ठीक है, इसलिए छंद को बंधन कहा गया है। तो बंधन से तात्पर्य है कि अक्षरों को, शब्दों को निश्चित नियमों में बांधना ही छंद है। छंद जो है वो कविता या फिर पद्य की एक विशेष प्रकार की शैली होती है, जिसमें मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक इत्यादि को विशेष ध्यान में रखकर काव्य की रचना जो है की जाती है। अब ये अक्षर, ये वर्ण, यति, गति, तुक क्या है, मैं विस्तार से आपको आगे समझाऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो। छंद के प्रयोग से काव्य में, कविता में, ठीक है, एक प्रकार का लय आता है, एक प्रकार की संगीतात्मकता आती है, कविता की सौंदर्य बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, छंद शब्द जो है वो छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना। आह्लादित करना का अर्थ है प्रसन्न करना, खुश करना। ठीक है, तो छंद का जो छद धातु है उसका सामान्य अर्थ है आह्लादित करना, प्रसन्न करना। जब कविताओं में हम लोग छंद का प्रयोग करके कविताओं को रचते हैं, तो जब हम लोग पाठक वर्ग जब उस कविता को पढ़ते हैं तो हमारा मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है, हमारा मन जो है वो खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इसलिए इसको नाम दिया छंद। अब यहाँ सवाल उठता है कि यह आह्लाद जो है वो काव्य में कैसे उत्पन्न होता है। तो वही मैंने जो कहा कि आपको सर्वप्रथम ही कह दिया था कि जब हम लोग छंद शास्त्र को ध्यान में रखकर
यति, गति, तुक, वर्ण, मात्राओं को ध्यान में रखकर काव्य रचनाएं करते हैं, तब जाकर ये आह्लाद जो है काव्य में उत्पन्न होती है। अगर छंदों के बिना हम लोग काव्य की रचना करें तो ऐसा नहीं है कि वो काव्य अच्छी नहीं होती है, अच्छी होती है, लेकिन उसके तुलना में जिन काव्यों में छंदों के नियमों का पालन किया जाता है वो अधिक प्रसन्न कराती है पाठक वर्ग को, वो पढ़ने में अधिक अच्छी लगती है, ठीक है, इसके मुकाबले। तो इसीलिए जब हम लोग काव्य में इन सब नियमों का पालन करते हैं, ये आह्लाद जो है वो उत्पन्न होती है और पाठक वर्ग को वो काव्य जो है आह्लादित करती है। अब छंद की हम लोग बात करें तो छंद का जो प्रथम चर्चा है वो कहाँ हुआ, किस ग्रंथ में हुआ? तो इसका उत्तर ये है कि ये देखिए, आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ से प्रश्न बनता है। तो छंद की सर्वप्रथम चर्चा जो है वो ऋग्वेद में मिलती है, जो सबसे पौराणिक वेदों में मानी जाती है। तो इसकी सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। महर्षि और ऋषि जो थे, पिंगल ऋषि, हाँ, पिंगल ऋषि ने अपने ग्रंथ छंद शास्त्र में इसका प्रयोग किया था। अगर व्याकरण को हम लोग गद्य की कसौटी मानते हैं, गद्य का नियामक मानते हैं, तो वही पद्य का नियामक जो है, पद्य की कसौटी जो है वो छंद शास्त्र को माना जाता है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि अगर हम लोग कोई गद्य रचनाएं लिख रहे हैं तो उस गद्य रचनाओं को लिखते हुए हमें व्याकरण का नॉलेज होना जरूरी है, ग्रामर का नॉलेज होना आवश्यक है। उसी तरह अगर हम पद्य रचते हैं, अगर हम कोई कविता लिख रहे हैं तो हमें छंद के नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए इसको छंद को पद्य का नियामक कहा गया है। क्योंकि छंद शास्त्र की प्रथम चर्चा जो है पिंगल ऋषि ने किया था, इसलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो छंद शास्त्र को ही पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अब आगे हम छंद की परिभाषा, छंद के अंग, अंग को तत्व भी कहा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे छंद की तत्व पूछे या छंद का अंग पूछे तो एक ही बात है, तो आपको कंफ्यूज, भ्रमित नहीं होना है। तो छंद के अंग और छंद के प्रकार, उसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो प्रस्तावना में आप इतना लिख देंगे तो मोर देन इनफ है। तो चलिए अब समझते हैं छंद की परिभाषा। तो चलिए अब हम लोग छंद की परिभाषा को समझते हैं। जिस रचना में, जिस काव्य में मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक इत्यादि के नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है, वही छंद होती है। अब मात्रा से आप समझिए कि छंद शास्त्र में हम लोग पढ़ते क्या हैं, कि कौन से छंद में कितनी मात्राएं यूज होती हैं, कितने वर्ण यूज होते हैं, उसको ध्यान में रखकर वो हमें छंद बता देती है कि दोहा में हमें कितने मात्राओं का प्रयोग करना है, चौपाई में कितने का करना है, ठीक है। तो उन मात्राओं को ध्यान में रखकर, ठीक है। और उसी तरह से गति, गति का मतलब आपने कविता को पढ़ते हुए देखा होगा कि कविता में एक प्रकार का प्रवाह होता है, लय होता है, उसी को प्रवाह कहा जाता है, ठीक है। और यति का मतलब है कि आपने काव्य में देखा होगा बीच बीच में अल्प विराम, पूर्ण विराम दिया रहता है, ठीक है। जैसे दोहा को आप पढ़ेंगे तो बीच में कहीं आपको अल्प विराम दिखेगा, फिर अंत में आपको पूर्ण विराम दिखेगा। तो जहां जहां ठहराव होती है उसको यति कहा जाता है। और तुक का मतलब है राइमिंग वर्ड्स। बहुत सारे कविताओं में आपने देखा होगा कि अंतिम के जो अक्षर होते हैं या तो वो सिमिलर होते हैं या फिर एक दूसरे से मिलते जुलते सेम साउंड को उत्पन्न करने वाले होते हैं, तो उसी को तुक कहा जाता है। तो इन सब नियमों को ध्यान में रखकर जब हम काव्य रचना करते हैं तो यही छंद शास्त्र कहलाई जाती है। चलिए अब समझते हैं कि महर्षि पाणिनि के अनुसार
छंद का क्या अर्थ है। महर्षि पाणिनि कहते हैं कि जो आह्लादित करे, जो प्रसन्न करे, वही छंद है। जैसे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो प्रसन्न करे, जो आह्लादित करे, जो खुश करे, वही छंद है। ऐसा महर्षि पाणिनि का मानना है। वही डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी कहते हैं, उनके अनुसार, कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। पद्य रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। तो अगर आप दो परिभाषाएं लिख देंगे, एक तो हमने अपनी परिभाषा लिखी, दूसरा हमने एक महर्षि पाणिनि और दूसरा हम लोगों ने डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद द्वारा दी गई परिभाषा को हमने लिख दिया। तो परिभाषा को अगर आप इतना लिखेंगे तो पर्याप्त है। अब समझते हैं छंद के अंग को, छंद के तत्व को। तो सबसे पहले तो छंद के जो अंग है वो लगभग 7 बताए जाते हैं। सबसे पहली जो है वो वर्ण और मात्रा, दूसरी है चरण जिसको हम लोग पद या पाद भी कहते हैं, तीसरा संख्या और क्रम, चौथा गण, उसके बाद पांचवा गति, छठा यति और सातवां तुक। तो ये 7 जो है वो छंद के अंग है। अगर आपको केवल छंद का अंग पूछे, ठीक है, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप इस 7 अंगों की चर्चा कर देंगे तो आपको जितने भी अंक का प्रश्न रहेगा उतना अंक निश्चित मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं वर्ण और मात्रा, ठीक है, कि वर्ण और मात्रा है क्या। सबसे पहले तो हम यही नहीं जानते, हम अक्सर पढ़ते रहते हैं अल्फाबेट्स, वर्ण को कहा जाता है अंग्रेजी में, तो हम लोग अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, वर्ण पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज एन अल्फाबेट, कि वर्ण क्या है, तो हम कह देंगे कि अ आ क ख वर्ण है। ठीक है, ये वर्ण है, लेकिन ये परिभाषा तो नहीं हुई, ये तो उसका एग्जाम्पल हुआ। परिभाषा क्या है? तो सबसे पहले वर्ण जो है वो अक्षर जो है वो एक चिन्ह होती है, चिन्ह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या फिर अक्षर कहते हैं, और अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं हिंदी में कुल 52 चिन्ह है, 52 अल्फाबेट है, 52 अल्फाबेट्स है, और प्रत्येक वर्ण की, प्रत्येक अक्षर की अपनी अपनी निर्धारित ध्वनि होती है। क्या होती है? निर्धारित, मतलब ईच अल्फाबेट्स हैव देयर स्पेसिफिक साउंड। अगर हमने इस तरह का अक्षर लिखा, चिन्ह लिखा, तो इस तरह का चिन्ह का जो निर्धारित ध्वनि है वो क्या है? क है। अगर हमने ऐसा लिखा तो इस तरह का जो चिन्ह है उसका निर्धारित ध्वनि क्या है? च है। ठीक है, तो अक्षर क्या है, वर्ण क्या है? एक प्रकार की यह चिन्ह है और प्रत्येक चिन्ह की अपनी ध्वनि है। खैर बहरहाल इसको मैंने विस्तार से मेरे स्वर और व्यंजन वाले वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। अगर हम लोग छंद में वर्ण और मात्रा की बात करें तो वर्ण अक्षर के चिन्ह को कहते हैं जो छंद में 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक होता है ह्रस्व वर्ण, दूसरा होता है दीर्घ वर्ण। ह्रस्व वर्ण से आप समझ रहे होंगे, आपने जब स्वर पढ़ा होगा तो आपने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर पढ़ा होगा। ह्रस्व स्वर से तात्पर्य था कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, मतलब छोटी कह के हम ऐसा समझ सकते हैं। और दीर्घ मतलब जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उसको दीर्घ कहा जाता है। मतलब मान लीजिए कि कोई अल्फाबेट में अगर प्रोनाउंसिएशन में 1 सेकंड का समय लग रहा है तो वो ह्रस्व है, अगर वही 2 सेकंड का समय लग रहा है तो वो दीर्घ है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ह्रस्व वर्ण को लघु कहा जाता है। छंद में, छंद की बात करें तो ह्रस्व जो वर्ण होते हैं उसको छंद में क्या कहा गया है? लघु कहा गया है। लघु का मतलब ही छोटा होता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ऑब्वियसली ह्रस्व स्वर तो सभी आएंगे, अ, इ, उ, री, ये तो आएंगे ही आएंगे। उसी तरह अगर आपने क हो गया, क, च, म, प, ये सभी आ जाएंगे। उसी तरह से अगर
छोटी की, छोटी ची है, ये भी आ जाएंगी। ठीक है। अगर हम लोग जब कविता पढ़ते हैं तो कविता पढ़ते हुए अगर हम लोग देखते हैं कि किसी वर्ण के पीछे छोटी की लगी है, छोटी ऊ मात्रा लगी है, छोटी ई मात्रा लगी है, तो उसको हम लोग ह्रस्व मात्रा में गिनेंगे। अगर बड़ी ई की मात्रा लगी है, बड़ी ऊ की मात्रा लगी है, या फिर ए ऐ ओ औ कोई भी लगी है, तो उसको हम लोग दीर्घ मात्रा के अंदर गिनेंगे। ठीक है। तो दीर्घ को छंद शास्त्र में गुरु कहा गया है और ह्रस्व को लघु कहा गया है। दीर्घ का मतलब बड़ा, लघु का मतलब छोटा है। तो यहाँ पर आप नोट्स में देख सकते हैं कि अ ई उ री क ची कु क्री और कंग, जहाँ चंद्र बिंदु लगता है उसको भी हम लोग लघु में गिन लेंगे। वही दीर्घ वर्ण में आ ई उ ए ऐ ओ औ और इसी के साथ साथ अंग की मात्रा लगने वाला और विसर्ग की मात्रा लगने वाले वर्णों को भी हम लोग दीर्घ में गिनेंगे। ठीक है। दीर्घ वर्ण में, दीर्घ मात्रा में गिनेंगे। और यहाँ आप देखिए कि जब कविता को हम लोग कोई भी दोहा चौपाई में अगर हम लोग मात्रा की गणना करेंगे, तो गणना करते हुए लघु का जो सिंबल होता है, मान जो होता है, वो अंग्रेजी का आई या आई है। ठीक है। और गुरु बड़ी मात्रा की अगर हम लोग पहचान करेंगे तो उसके लिए कौन सी हम लोग, उसका सिंबल क्या रहेगा, अंग्रेजी का एस। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये थी वर्ण। अब किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में, कोई भी वर्ण या फिर जो ध्वनि है उसके उच्चारण काल को ही मात्रा कहते हैं। ठीक है। उसके उच्चारण काल को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। मात्राएं केवल स्वरों की होती है, ये तो आप जानते हैं। मात्रा किसकी होती है, स्वरों की होती है, और उसी मात्राओं को हम लोग व्यंजनों में भी प्रयोग करते हैं। अब ह्रस्व स्वर या फिर ह्रस्व स्वर से निर्मित होने वाले वर्णों को हम लोग एक मात्रा कहेंगे, अर्थात लघु का मान उसके नीचे हम लोग लिखेंगे। और वही दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर से निर्मित होने वाले वर्णों को हम लोग दो मात्रा देंगे, जिसका सिंबल एस से हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया आपका मात्रा या फिर वर्ण। अब चरण, पद या फिर पाद की बात करते हैं। तो जब हम लोग कविताएं लिखते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक कविता में प्राय 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण। वैसे चरण का मतलब आपके पैरों के निचले हिस्से को कहा जाता है चरण ना, जिसको पाद भी कहा जाता है। तो यहाँ चरण से मतलब जो कविताएं हैं, कविता का अंतिम वाला चरण। ठीक है। तो अंतिम वाला चरण सिर्फ नहीं, पूरी जो कविताएं होती है वो 4 चरणों में विभक्त होती है। प्राय कुछ कुछ में 4 से अधिक भी हो सकते हैं। अब इन 4 चरणों में प्रथम और तृतीय चरण को, ठीक है, यहां पर आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। ये उदाहरण लिखिए कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोए, जा तन की जाई परे, श्याम हरित दूती होए। तो ये एक दोहा है। तो यहाँ आपने देखा होगा बीच बीच में कोमा है, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप है या जो भी है। ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ कोमा है, तो आप देखिए ऊपर के लाइन में 2 चरण है, नीचे 2 चरण है। तो इसमें जो कोमा है, इस कोमा के प्रथम वाले और तृतीय वाले चरण, तो यहाँ पर आपने देखा कि 4 चरण है, तो इसके प्रथम और जो तृतीय चरण है, इसको हम लोग विषम चरण कहेंगे, और दूसरा और जो चौथा चरण है, इसको हम लोग सम चरण कहेंगे। अगली अंक की बात करेंगे संख्या और कर्ण। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहा जाता है, और वही लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहा जाता है कि लघु और गुरु को किस स्थान पर प्रयोग करें। जो स्थान निर्धारण किया जाता है उसको क्रम कहा जाता है, और इस क्रम को हम लोग अगले अंग से समझेंगे। जो अगला अंग क्या है, छंद का अगला अंग है गढ़। छंद में कुल
8 गण बताए गए हैं। अब इस 8 गणों की गणना करने के लिए आपको एक सूत्र भी दिया गया है। उस सूत्र का वो सूत्र है या माता राजभान सालगा, या माता राजभान सालगा। तो यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से हम छंदों के जो 8 गण है उसकी गणना कर सकते हैं। ये जो सूत्र है, इस सूत्र के अंतिम में ल और ग जो है वो, उससे ल से आप लघु समझिए, ग से आप गुरु समझिए। इससे पहले जो 8 वर्ण हैं, उस 8 वर्णों से हम लोग 8 गणों के नाम को जानेंगे। देखिए, जैसे य से यगण, म से मगड़, त से तगड़, र से रगड़, ज से झगड़, भ से भगड़, न से नगण और स से सगड़, ल से लघु, ग से गुरु। तो ठीक है, तो ल और ग को छोड़ दीजिए, तो कुल हमारे पास 8 वर्ण मिले हमको, और उस 8 वर्णों से हम लोग 8 गणों की गणना कर ली। अब कौन से गण में जो लघु गुरु किस तरह से लगाया जाएगा उसको समझने के लिए कैसे समझेंगे हम लोग। जैसे देखिए, आप पहले के 3 ले लीजिए, य माता, पहले के 3 अक्षरों को, वर्णों को आप ले लीजिए। य माता, य में देखिए कोई मात्रा नहीं है, अ है, मतलब अ का सिंबल क्या था, लघु। ठीक है, म में आ की मात्रा है मतलब दीर्घ है, तो ये गुरु हुआ। और त में भी आ मात्रा है मतलब ये गुरु हुआ। तो यगड़ का यगड़ को, तो हम लोग यगड़ को कैसे पहचानेंगे, जहां लघु गुरु गुरु होगा वो यगड़ होगा। उसी तरह से आप मगड़ को देखिए। अब मगड़ को देखने के लिए आप ये जो सूत्र है उससे 3 अक्षर को लीजिए, म से 3 अक्षर को, 3 वर्णों को लीजिए। मातारा, मातारा को लीजिए। माँ में माँ गुरु है, ता गुरु है, रा भी गुरु है, तो जहां गुरु 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 है वो मगड़ है। अब तगड़ को देखने के लिए आप लीजिए, त से आप 3 वर्णों को लीजिए, ताराज, ताराज को लीजिए। ता जो है गुरु है, रा जो है वो भी गुरु है, जो है वो लघु है, तो जहां गुरु गुरु लघु है वो तगड़ है। तो इस तरह से हम लोग इसको जान सकते हैं। गति की बात करते हैं। गति को मैं पहले भी बता चुका हूं, गति पे आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, एक लाइन में आप गति को डिफाइन कर दीजिए और आगे बढ़िए। गति को ऐसे डिफाइन कीजिए कि छंद को पढ़ते समय, काव्य को पढ़ते समय जो लय आती है, ठीक है, जो प्रवाह आती है, उसी को गति कहा जाता है। एक प्रकार का फ्लोनेस जो आता है वही गति है। यति की बात करें तो जो मैंने आपको अभी एक पंक्तियां उदाहरण दी, उस पंक्तियां में बीच में आपने कोमा देखा और अंतिम में आपने पूर्ण विराम देखा, तो जहां जहां पर ठहराव होगा उसको यति कहा जाता है। और कविताओं में अगर यति का प्रयोग किया जाए तो वो कविता जो है अधिक आकर्षित लगती है। अब तुक की बात करें तो छंद के चरणों के अंत में, छंद में जितने भी चरण है, 2 चरण या 4 चरण, उनके अंत में एक समान उच्चारण वाले शब्दों का प्रयोग करना या एक ही शब्दों का बार बार रिपीटेशन करना, उसी को तुक कहा जाता है। अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड्स जिसे कहते हैं। जैसे आप देखिए कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। यहाँ में खेर और बेर, खेर और बेर, यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स है, ठीक है, तुकांत का प्रयोग किया गया है, तो तुकबंदी है, तो इसी को तुक कहा जाता है। तो इन सब का प्रयोग, इन अंगों का, इन तत्वों का प्रयोग करेंगे, तो करके जो कविताएं रची जाती है वही छंद कहलाई जाती है। ओके, अभी बात करते हैं छंद के अंगों की। हम लोगों ने चर्चा कर ली, आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब छंद की प्रकारों की बात करते हैं, ठीक है। वैसे तो मुख्य रूप से देखा जाए तो छंद के 2 मुख्य प्रकार है, एक है मात्रिक छंद, दूसरा है वार्णिक छंद। जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाए वो मात्रिक छंद है, और जिस छंद में वर्णों की गणना की जाए वो वार्णिक छंद है। हम लोग और एक छंद पढ़ते हैं, मुक्तक छंद, जो आजकल बहुत प्रचलित है। तो लेकिन अगर हम लोग छंद के प्रकारों की बात करें तो मुख्य रूप से हम लोग 2 ही छंद को पढ़ते हैं, एक है मात्रिक छंद, दूसरा है वार्णिक छंद। दोस्तों, अब इन मात्रिक छंदों को, वार्णिक छंदों को आपको समझाने के लिए
मैं वीडियो में इस तरह से आपको नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए इसको मैं अब आपको लिख कर एक एक विस्तार से लिख कर समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए अब इसको हम लोग लिख कर देखते हैं कि मात्रिक छंद क्या है, मात्रिक छंद के कितने उपभेद है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना जो है वो किस तरह से की जाए, या फिर वर्णिक छंद में वर्णों की गणना जो है वो किस तरह से की जाए। ओके, तो हम लोग पहले मात्रिक छंद की बात करते हैं। जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाए उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मतलब जहाँ जिस छंद में मात्राओं की गिनती की जाए वही मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद के अंतर्गत आपके आते हैं जैसे दोहा, सोठा, चौपाई, हरिगीतिका, छप्पय इत्यादि, ठीक है, आदि। ये सब आपके मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। अब मात्रिक छंद को भी 3 उपभेदों में विभक्त किया गया है। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो अब पहले हम लोग सममात्रिक छंद को समझते हैं। सममात्रिक छंद में दरअसल होता क्या है, जब प्रत्येक चरण में, हर चरण में प्राय 4 चरण होते, मैंने आपको बताया, लेकिन चलिए 4 हो या 2 हो या 6 हो, प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं हो, इक्वल मात्राएं हो, तो उसको सममात्रिक छंद कहा जाता है। सम का मतलब ही इक्वल होता है, ठीक है। तो प्रत्येक चरण में अगर इक्वल मात्राएं हो तो वो सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद में आपका जैसे चौपाई आ जाता है, ठीक है। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती है। रोला आ जाता है, रोला में 24-24 मात्राएं होती है। उसी तरह गीतिका आ जाता है सममात्रिक छंद में, गीतिका में 26-26 मात्राएं आ जाती है। हरिगीतिका, हरिगीतिका में 28-28 मात्राएं आ जाती है। वही तोमर जो है वो भी सममात्रिक छंद है, जिसमें 12-12 मात्राएं आ जाती है। तो यहाँ में सममात्रिक छंद को आपको समझाने के लिए मैंने हनुमान चालीसा से एक चौपाई ली है। इस चौपाई की गणना, इसमें मात्राओं की गणना अब हम लोग करेंगे। चौपाई में मैंने आपको बताया जैसे कि 16-16 मात्राएं होती है। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 16-16 मात्राएं होंगी। तो उसको समझने के लिए आप जैसे देखिए, ये क्या है, पहला जो है वो है जो। तो जो में ओ की मात्रा है, तो इसमें कितनी मात्राएं हैं? कौन सा लगेगा, गुरु या लघु? तो इसमें गुरु लगेगा, और गुरु का सिंबल क्या था? एस, ठीक है। उसी तरह स में कोई मात्रा नहीं है, तो इसको हम लोग लघु मान लेंगे। त भी लघु है। ब में आ की मात्रा है, मतलब ये गुरु है। फिर र में कोई मात्रा नहीं है, मतलब ये लघु है। फिर प में आ की मात्रा है, ये गुरु है। ठ में नहीं है, तो ये लघु है। फिर लघु, लघु, गुरु, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की ई है, तो ये भी गुरु। अब काउंट कीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो टोटल 16 मात्राएं इसमें है। अब अगले चरण में भी बराबर होगा। देखिए, इसको हम लोग गिन के देखते हैं कि की मात्रा है, ये गुरु है आपका, ये लघु है, ठीक है। ये आपका लघु होगा, छोटी की मात्रा है। अब ब में यहाँ पे अनुस्वार है, तो ये क्या होगा आपका? गुरु हो जाएगा। फिर ये लघु होगा क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। फिर आपका लघु, गुरु, ठीक है। ये आपका लघु, छोटी ऊ की मात्रा है, ये लघु, गुरु और गुरु। अब काउंट कीजिए, 1, 2, 3, इसको एक गिनेगा, लघु है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ में भी 16 है। तो प्रत्येक चरण में अगर इक्वल मात्राएं हो, बराबर मात्राएं हो, तो उसको हम लोग सममात्रिक छंद कहते हैं। अब हम लोग अर्ध सममात्रिक छंद को समझते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद में होता क्या है कि अगला आप देखिए, दोहा। ये एक दोहा आपको लिखा हुआ है। देखिए आगे मैंने जो आपको चरण बताया था, जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये आपका यति है। जहाँ ठहराव होता है उसको हम लोग यति कहते हैं, ठीक है। तो ये
आपका यति है। तो 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। तो ये दोहा है और ये कितने चरणों में है? 4 चरणों में है। ठीक है। तो जिन छंदों में ये प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, तो प्रथम और तृतीय चरण में बराबर मात्राएं हो और दूसरा और चौथा चरण में बराबर मात्राएं हो, उसको अर्ध सममात्रिक छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध सममात्रिक छंद। आप नोट्स में देखिए, अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आपका दोहा आ जाता है। दोहा में आपका प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होते हैं और दूसरा और चौथा चरण में 11-11 मात्राएं होते हैं। उसी तरह अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत सोठा भी आ जाता है। सोठा जो है बिल्कुल दोहा का विपरीत है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती है। बरवे आ गया आपका। बरवे में प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरा और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं। उलाला में आपका प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं और दूसरा और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ उदाहरण में मैंने आपको समझाने के लिए एक दोहा लिया है। मेरी भव, सॉरी भव ही है, भाव नहीं है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोए, जा तन की जाई, परे श्याम हरित दूती होए। तो यहाँ में म में एक ही मात्रा है तो ये गुरु है, र में बड़ी एक ही मात्रा है तो गुरु है, भ में नहीं है तो ये लघु, लघु, इसमें गुरु, गुरु, लघु, गुरु। ठीक है। तो ये प्रथम हो गया। आप इसको भी गिन लीजिए, तृतीय चरण को भी गिन लीजिए, क्योंकि मैंने क्या कहा था, प्रथम और तृतीय चरण में बराबर मात्राएं होती है। तो ये आपका गुरु, लघु, लघु, इसको काट दीजिए अभी, फिर गुरु, चंद्रबिंदु है तो लघु, सॉरी गुरु, और ये भी गुरु, लघु, गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी मात्राएं हैं? 13 है। ठीक है। और दूसरा में आप तृतीय में गिनिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी 13 है। दोहा में क्या होता है कि अगले जो दूसरा और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होते हैं। इसको काउंट कर लेते हैं। जैसे गुरु, गुरु, ये भी गुरु, ग है तो लघु, छोटी ई की मात्रा है तो लघु, फिर गुरु, फिर लघु। काउंट कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11। चलिए अगला देखिए, ये संयुक्त है तो संयुक्त में आप गुरु लेंगे, फिर लघु, 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 फिर लघु, लघु, गुरु, लघु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11-11 मात्राएं होती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग मात्रिक छंद के तीसरे उपभेद पर चर्चा करते हैं, वो है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद होता क्या है कि जिन छंदों में 4 से ज्यादा और 6 चरण हो तथा उसकी मात्रा भी एक समान न हो। विषम मात्रिक छंद में होता क्या है कि मात्राएं जो है वो एक समान नहीं होती है, तो उस तरह के छंद को विषम मात्रिक छंद कहा जाता है। और विषम मात्रिक छंद में आपका कुंडलियां, छप्पे इत्यादि ये सब आ जाते हैं। अब एक हम लोग छप्पे का उदाहरण लेकर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। छप्पे जो है इसमें क्या होते हैं कि छप्पे जो है वो रोला और उल्लाला दोनों के मेल से बनता है। रोला में 4 चरण होते हैं और उल्लाला के 2 चरण होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर छप्पे जब हम लोग लिखेंगे तो ये मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो है रोला है। ठीक है। ये 4 चरण रोला के हैं और ये पांचवा और छठा जो 2 चरण है ये आपके उल्लाला के है। ठीक है। इसके जो 4 चरण है, प्रथम के जो 4 चरण है
उस 4 चरण में 24 मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती है। और अंतिम के जो 2 चरण है, इसमें कभी कभी 26 मात्राएं या फिर कभी कभी 28 मात्राएं जो है वो होती है। अब हम लोग काउंट करेंगे, प्रथम 4 चरण में हमें कितनी मात्राएं चाहिए? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होनी चाहिए। जैसे आप लीजिए लघु, लघु, गुरु, ठीक है। फिर आपका लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, गुरु। ए तो आपका गुरु है, पता ही होगा, और है भी गुरु। तो अब आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कितनी मात्राएं हैं? 24 हैं। तो उसी तरह अगला जो चरण होगा, इसमें भी 24 मात्राएं होनी चाहिए। जैसे देखिए लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, गुरु, गुरु। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ भी 24 मात्राएं हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये दोनों को आप लोग काउंट कर लीजिएगा, इसमें भी 24 मात्राएं होंगे, ठीक है। तो अब मैं अंतिम का जो उलाला है, इसको काउंट करके आपको बताता हूँ। यहाँ या तो 26 या तो 28 मात्राएं होनी चाहिए, ठीक है। तो लघु, लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु संयुक्त है, गुरु, फिर गुरु, लघु, गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो 28 मात्राएं हैं, इसमें भी 28 ही होगा। आप लोग काउंट करके देख सकते हैं। तो इसको विषम मात्रिक छंद कहा जाता है। ओके, अब हम लोग, ये हुआ आपका मात्रिक छंद। अब हम लोग वर्णिक छंद की बात करते हैं। वर्णिक छंद में जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाए उसे ही वर्णिक छंद कहते हैं। मतलब कि जिन छंद में वर्णों की गिनती की जाए वो वर्णिक छंद कहलाई जाती है। जैसे सवैया आपका वर्णिक छंद है। सवैया में 22 से लेकर 26 तक वर्ण हो सकते हैं। मालिनी में 15 वर्ण होती है। प्रमाणिका में 8 वर्ण होती है। सालिनी में 11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद में आपको याद रखना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक निश्चित संख्या में वर्ण होते हैं। जैसे अगर पहली पंक्ति में 16 वर्ण है तो प्रत्येक पंक्ति में कितनी वर्ण होंगी? 16 वर्ण ही होंगी, ठीक है। तो ये निश्चित होती है। यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने इंद्र वज्रा को लिया है। ये एक वर्णिक छंद है। इसमें हम लोग वर्णों की गणना करेंगे, वर्णों की, यहाँ पे हम लोग मात्राओं की नहीं। तो ज एक वर्ण है 1, म भी एक वर्ण है 2, न एक वर्ण है 3, य भी एक वर्ण है 4, ग एक वर्ण है, ठीक है, ये भी एक वर्ण है। फिर व एक वर्ण है, फिर ये ल एक वर्ण है, क भी एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है। तो अब काउंट कीजिए कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11, इंद्र वज्रा में 11 होती है, मैंने आपको बताया। अब अगर पहली पंक्ति में 11 है तो अगली में भी 11 ही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो इसमें भी 11 वर्ण है। तो ये थी आपकी वार्णिक छंद। ओके, इतना लिख दीजिए आप। यही है आपके छंदों की छंद के प्रकार। निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष में लिखिए आप कि उपयुक्त हमने छंद की परिभाषा, अंग जिसको हम लोग तत्व भी कहते हैं, और छंद के प्रकार पर चर्चा की है। मुख्य तौर पर दो प्रकार के ही छंद होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद, परंतु इसी के साथ साथ वर्तमान में मुक्तक छंद का भी अत्यधिक प्रयोग होने लगा है। दरअसल मुक्तक छंद जो है वो कविता का वो रूप है जो किसी छंद विशेष के अनुसार नहीं रची जाती है। ठीक है, छंद के नियमों में बंध कर नहीं रची जाती है, न ही उसमें कोई तुकांत का भी ख्याल रखा जाता है। मुक्त छंद की कविताएं जो है वो छंद रहित कविता से और छंद सहित कविता से अधिक सहज होती है, और इसकी भाषा जो है वो भाषण जैसी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है मानो जैसे लोग जो है वो बात कर रहे हों। मुक्तक छंद की परंपरा जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा आरंभ मानी जाती है। तो चलिए, इतना अगर आप लिख कर आएंगे तो आपको संपूर्ण अंक जो है वो अवश्य मिलेगा। आखिरी में यही उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज के इस वीडियो में छंद को लेकर आपके मन में जितना भी डाउट था, संदेह था, वो सब समाप्त हो गया होगा। जो डाउट थी वो मैं क्लियर कर पाया हूँगा, ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ। छंद की परिभाषा, छंद के अंग, छंद के प्रकारों को आप समझ गए होंगे। और किसी अन्य वीडियो पर हम लोग लगभग एक ही वीडियो में 4-4 या 5-5 छंदों को हम लोग विस्तार से देखेंगे। मान लीजिए कोई सममात्रिक छंद पर हम लोग चर्चा करेंगे एक वीडियो में, ठीक है, 4-5 सममात्रिक छंदों पर, या फिर विषम मात्रिक छंद पर। इस तरह से हम लोग उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आखिरी में आपसे यही गुजारिश है कि अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। ये चैनल आप ही के लिए। अगर आप हिंदी साहित्य के, हिंदी के विद्यार्थी है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूले, क्योंकि अगली बार मैं कोई भी रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया तो लाइक कीजिए। कुछ पूछना हो, कोई सुझाव हो, अन्य टॉपिक पर डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं संभवतः कोशिश करता हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर है उनके द्वारा जो टॉपिक्स डिमांड की जाती है, मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ उसी से रिलेटेड ही बनाता हूँ, डिमांडेड वीडियो डिमांड पर ही बनाता हूँ। हालांकि ये अलग बात है कि मैं सबकी डिमांड को फुलफिल तो नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, डिमांड करते रहिए, क्या पता कब आपका मैं डिमांड पिक कर लूँ। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।